Hi, dear students. In this class, we are going to talk about one of previous year paper of class 10th CBSE और हम सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन की बात करेंगे दैट इज लाइक अगर तुम एग्जाम पेपर की स्टेम फॉर्मेट को देखोगे तो पेपर की फॉर्मेटिंग इस बार थोड़ी सी चेंज की है सीबीएसई ने। तो उन्होंने क्या किया है, इस बार सेक्शन बनाए 3, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सेक्शन ए होगा, एक बी होगा और दूसरा होगा सी। ठीक, जो सेक्शन ए है, पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आते थे वो नॉर्मली केमिस्ट्री के होते थे, बट दिस टाइम उन्होंने बोला है कि भाई इस बार जो क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट सेक्शन में वो बायोलॉजी के होंगे। सेक्शन बी जो मिलेगा आपको वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का होगा, और जो सेक्शन सी होगा उसमें आप बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक, तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिजाइन कर दिया। अब कुछ स्पेसिफिक चीजें जो तुम्हें यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि देखो, जो सेक्शन ए है तो तुमको जो पोर्शन, तुम अगर सेक्शन ए को एक जगह से स्टार्ट करते हो, जैसे तुमने सेक्शन ए स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन आने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के होने चाहिए। एंड व्हेन यू एंड अप दिस देन यू विल स्टार्ट द अनदर सेक्शन दैट इज सेक्शन बी। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा सेक्शन बी, यहाँ पे सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के होने चाहिए। ठीक है, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द सेक्शन सी। तो यहाँ पे जब सेक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन होने चाहिए फिजिक्स के। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि देखो भी, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, यानी कि तुम अगर फिजिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री का क्वेश्चन फिजिक्स में, या फिजिक्स का क्वेश्चन बायोलॉजी में, या केमिस्ट्री का क्वेश्चन बायोलॉजी में, बायोलॉजी का क्वेश्चन तुम केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, फिजिक्स वाले पोर्शन में करते हो, देन दैट विल नॉट बी चेक्ड। ठीक है, तो ये पहली चीज तुमको याद रखनी है। तो जो पोर्शन जहां पर आएगा वहीं पर तुमको करना पड़ेगा। तो हम बात करने वाले हैं अभी साइंस के पोर्शन बी के बारे में, सेक्शन बी के बारे में, और यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन सब एज इट इज ही रहेंगे, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड हर साल थोड़ा अप करते हैं। तो स्टैंडर्ड अप होने की वजह से तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको वही चीज़ फॉलो करनी है। थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों पर आप काम करेंगे तो आपको अच्छे आंसर मिल जाएंगे। सिंपल से हैं, बस इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे हमेशा जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमेशा हम बात करते हैं जनरली कि उसमें एमसीक्यूज ही आते हैं, और आपको भी एमसीक्यूज के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये थोड़े इजी भी होते हैं और हम आसानी से कर भी पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोलते हैं कि भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। अब जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होना है वाटर का, जिसमें आप जब डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उसका मास रेशियो बता दो। यानी कि पहले हाइड्रोजन का याद रखना है, फिर ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। ये चीज याद रखनी है। अब इसके लिए तुमको पहला काम करना क्या है, चलो हम पहले काम की बात कर लेते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले आपको लिखनी है इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशन। तो हम अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम अभी, इसमें इक्वेशन में क्या होता है कि तुमको वाटर लेना होता है एंड तुम करवाते हो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड व्हेन यू डू द इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट यू सी कि यहाँ पर बन के आता है H2 और O2, यानी कि हमेशा आपको एलिमेंटल फॉर्म ही देखने को मिलेगी। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो जैसे हम बैलेंस करेंगे व्हाट यू फाइंड आउट कि यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन थी पहले, तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। अब इनको क्या करना है यहाँ पे कि भी कितनी कितनी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, कितनी हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, उसके बारे में रेशियो निकाल कर देना होगा। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर एक रेशियो बना देता हूँ। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से बेहतर है कि हम यहाँ पे यूज करते हैं टर्म अपना वाला, और वो हमारा टर्म रहेगा सिंपल मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब देखें यहाँ पे पहले तो 2 नंबर लिखा है तो 2 लिखेंगे हम, फिर इनटू, फिर यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन H2 रेशियो, फिर यहाँ पर क्या है एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल था तो 1, और यहाँ पर O2। ठीक, अब क्या करना है, इस 2 को यहीं पे रखो और यहाँ पे ले लोगे तुम कि यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 एटम यहाँ पे आ गए, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 1।
ठीक है, एटॉमिक मास 1 होता है। अब यहाँ पे ये 1 है ही ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके 2 ये आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम 2 हैं और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 रेशियो, और ये आ जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 32। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 1 जा 4 8 जा, तो यानी कि हमारे पास जो रेशियो आ रहा है 1:8 आ रहा है। ठीक, ये ऑप्शन कौन सा है, तो देखो पहला वाला 8:1 है, ये तो होगा ही नहीं, 1:2 भी नहीं होगा, 2:1 भी नहीं होगा, बचा गया हमारे पास डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन था दैट इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 1:8। यहाँ पे जो मोलर मास के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमको 1 मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगी ऑक्सीजन, अगर हम 1 मोल करते हैं तो 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, और 8 ग्राम क्या मिलेगी, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसी चीज के बेस पर एक नया क्वेश्चन बन जाता है जो आता है वॉल्यूम रेशियो का, वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, जब आपने वो इक्वेशन देखी थी सबसे पहले, तो वॉल्यूम रेशियो में होता क्या, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन लिखी कि ये मेरे पास इक्वेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस की, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशन है, तो यहाँ पे बन के आता है 2H2 प्लस O2, ये बन के आता है। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब आपको इसमें सबसे खास चीज पे जो ध्यान देना है वो ये कि इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं 2 लीटर वाटर लेता हूँ गैसेस फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर मुझको मिलेगी 2 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर ऑक्सीजन, यही प्रोडक्ट का रेशियो है, यानी कि 2:1। ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम रेशियो रहेगा, वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, इस तरीके से क्या है तुम इसके आंसर को निकाल सकते हो। तो इस दो तरह के क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं, और इनमें से एक ना एक रिवर्स होके, यानी कि कभी वो पूछ लेते हैं मास से रिलेटेड और कभी पूछ लेते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस याद रखना है कि इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड ही रहनी चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट अगर तुम इस क्वेश्चन पेपर को या इस एग्जाम को लिखने जा रहे हो तो। ठीक, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। चलो आगे बात करते हैं जो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कह रहे हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली। जो टर्म आया है एयर, एयर का मतलब कोई भी चीज देखो बर्न होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस खुद ही 21% किस में पाई जाती है, एयर में पाई जाती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बात जो चल रही है ऑक्सीजन की चल रही है, तो ऑक्साइड ही फॉर्म होंगे, इस बात का तुमको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे किसी चीज को क्लियर भी किया है। ठीक, तो कोई भी चीज बर्निंग में इसी ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमने बात की एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम को हम बर्न कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो हमको पता है कि अगर तुम फॉर्मूला सीखो इसका तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि ये Al है और इसके ऊपर हमेशा चार्ज आता है 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है 2 नेगेटिव। तो इसकी जो बैलेंसी, जैसे ये 2 है ये 3 है, इसके नीचे रख देंगे, फिर इनकी करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद क्या होगा, Al 2 हो जाएगा और O 3 हो जाएगा। इस तरीके से बन के आया। अब ये क्यों होता है, मतलब एल्यूमिनियम का आपने 2 एटम ले लिए और ऑक्सीजन के 3 एटम ले लिए, उसका मेन रीजन होता है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जो चार्ज है ना, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, उसको इक्वलाइज करना होता है। ठीक, क्या करना होता है, इक्वलाइज करना होता है, दोनों को क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो जैसे अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अभी 3 पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ऐसे अगर ऑक्सीजन की देखें तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो वो भी -6 हो जाएगा। अब दोनों का चार्ज बराबर, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल जो हो गया हमारा न्यूट्रल हो गया। अब फॉर्मूले में प्रोडक्ट भी क्या बन के आएगा, ऑफ कोर्स जो एक पॉसिबल फॉर्मूला है उसकी बेसिस पे प्रोडक्ट बनता है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। और इसको बर्न करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी हीट भी निकलती है। ठीक है, ऑन बर्निंग। अब जब आप देखोगे इसको, तो इसको अब तुमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है हमको, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और सबसे ज्यादा एटम पहले देखते हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो इस साइड आके, और यहाँ पे ये 2 था तो यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक, अब एल्यूमिनियम बचा तो एल्यूमिनियम 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉलिड, ये गैस, और ये आ गया तुम्हारा सॉलिड।
ठीक, जब भी हम मेटल के ऑक्साइड की बात करते हैं सबके सब सॉलिड होते हैं। जैसे नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड क्या होते हैं, गैसी होते हैं। इसी तरीके से मेटल के सारे ऑक्साइड सॉलिड ही होते हैं। तो तुमको एक आइडिया बना लेना है कि भाई देखो ये सारा काम इस तरीके से होता है या इस तरीके से काम करता है, उसी बेसिस पे आपको अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब थोड़ा बहुत स्टडी करोगे, थोड़ा रिलेट करोगे, कंपेयर करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। इट्स वन ऑफ द इजी थिंग कि आपके पास कोई ना कोई एक मेंटल पिक्चर होनी चाहिए कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कि भाई ये किस तरीके से काम करती है। तो हमको एल्यूमिनियम का मिल गया कि भाई यहाँ पे Al2O3 ये फॉर्मूला बनेगा और इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम भी कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह पे एल्यूमिनियम भी मिलता है। ठीक, ये अगर आप चेक करोगे तो दोनों नाम का मतलब एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एल्यूमिनियम भी बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम भी, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। ऑलराइट, ठीक है। अब हमको पहला ऑप्शन तो मिला कि भाई एल्यूमिनियम जब भी रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Al2O3। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले ऑप्शन को देखो तो ये आया Al3O4, ये कोई प्रोडक्ट है नहीं है ना, तो मतलब ये ऑप्शन तो गया। फिर ये आया Al2O3, इसका हो सकता है। फिर यहाँ पे आ गया Al3O4, तो भाई ये भी कोई प्रोडक्ट नहीं होता क्योंकि भाई ये तो कोई कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है, तो इसको भी हटा दो। ये भी सेम आ गया, तो इसका मतलब हम दो प्रोडक्ट के साथ अभी चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ, जो हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, वो है मैग्नीशियम की। अगर हम बात करें जनरली मैग्नीशियम का जो एक्सपेरिमेंट है, जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ना, वो मतलब जब आप देखते हो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक, तो ये सबसे पहले होता है कि भाई सबसे पहले तुमको मैग्नीशियम रिबन लेना है और सबसे पहले जो टीचर आएगा केमिस्ट्री का वो मैग्नीशियम रिबन जला के दिखा देगा, देखो ये इस तरीके से क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। अब मैग्नीशियम के लिए सिंबल यूज करते हैं Mg। इसको जब तुम ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो ये बना लेगा यहाँ पर MgO और साथ में निकलेगी डिजलिंग ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है ये, तो बहुत सारी हीट और लाइट यानी कि आपको दोनों चीजें देखने को मिलने वाली है। अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है बिकॉज तुम जो यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, वो फुलझड़ी जो होती है ना, वो दीपावली वगैरह कोई भी प्रोग्राम होता है तो उस टाइम यूज करते हैं, तो उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन 2 करते हैं, जैसे 2 किया Mg को भी हमें 2 करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही होता है। कैसे ये होता है ये समझ सकते हो तुम, कैसे देखो Mg के ऊपर जो चार्ज रहता है वो हमेशा 2 पॉजिटिव रहता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑक्सीजन तो उसके ऊपर 2 निगेटिव रहता है। 2 यहाँ लिखा 2 यहाँ लिखा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो 1 से दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 1 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, अगर कुछ डिविजिबल है एक दूसरे से तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक सिंपल रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे बचा क्या, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। ये जनरल फॉर्मूला बन के आएगा जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यू विल गेट द MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तुमको फॉर्मूला मिल गया। अब इसी फॉर्मूले की वजह से, जैसे ये तो सॉलिड है, ये गैस है और ये भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। जो एनर्जी वगैरह क्वेश्चन बनते हैं वो हम बाद में बात करेंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। अब इन दोनों ऑप्शन में तुमको फाइंड आउट करना है। इसे डी वाला देख लो, तो ये तो ठीक था, यहाँ पे भी ठीक था, और लेस से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ठीक है तो इसका मतलब आगे भी ठीक होगा। ये ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है। अब देखते हैं कि देखो ये लिया है MgO2, ये पॉसिबल है नहीं है, कौन सा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, यानी कि आंसर ये है। वैसे भी अगर तुमको पहले से पता हो कि भाई एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनाएगा और अगर Mg रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा, तो बेसिकली तुमको इतना मतलब माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग देन यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और बेसिक थिंग्स कि भाई कोई भी चीज किस तरीके से चलती है। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम इस तरीके से बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं अगर तुमको रियल कॉन्सेप्ट पता है तो। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे इससे अगले क्वेश्चन के बारे में। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, ठीक। तो यहाँ पे पहली चीज आई है pH स्केल, मतलब हम लोग पहुंच गए हैं एसिड बेस के अंदर। ओके ओके, क्या करना क्या है, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, इसमें होना क्या है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि देखो भाई पिक्चर दी है आपको, और ये पिक्टोरियल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर सबसे खास चीज क्या होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कौन क्या कैसे किस तरीके से, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ये है क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि देखो ये कोई तुम्हारे पास स्केल है और इसको नाम दे दिया उन्होंने कि भाई ये है pH स्केल।
इसमें उन्होंने बोला कि एक नंबर है 1 और एक नंबर है 14 और बीच में एक नंबर है जिसको आप उन्होंने नाम दिया कि ये है 7। ऑलराइट, अब इसमें नंबर हैं जैसे ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6। ऐसे ये 7 के बाद 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ठीक है, और ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 13। इस तरीके से नंबर डिसाइड कर लिए। अब इस स्केल को भी उन्होंने बताया कि देखो भाई, जो ये सा वाला पॉइंट होता है ना हमेशा 7 वाला पीएच स्केल के अंदर, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी आई थिंक ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा बात और कर लेते हैं अगर यहाँ पहुंचे गए तो। अगर तुम्हारा पीएच लेस देन 7 है, लेस देन 7 यानी कि 7 से कम होना चाहिए हमेशा, तब आपका जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अगर पीएच जो है वो इक्वल टू 7 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो करेक्टर देखने को मिलेगा वो बेसिक मिलेगा। तो जो 7 वाली कैटेगरी है वो तो आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर ली कि ये तो भैया न्यूट्रल है ही, क्योंकि दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है पीएच स्केल की अगर बात करें तो अगर हम इस 7 से पीछे की ओर जाते हैं, ठीक, बैकवर्ड, तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल लो या फिर प्लस यू कैन से ओवर हियर कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर जो होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है, तो दैट इज ऑलवेज इंक्रीजेस। एंड द सिमिलर वे इफ दैट इज गोइंग दिस वे, यानी कि 7 से 14 की तरफ, तो यहाँ पे फिर जो इंक्रीज होने वाला करेक्टर होगा वो बेसिक होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। और 2-3 चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर तुम इधर 7 से इस तरफ जाते हो तो जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है, इसको ऐसे दिखाते हैं कंसंट्रेशन को, दैट इज इंक्रीजेस। और अगर तुम इस तरफ जाते हो तो भाई जो H की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती है, लेकिन OH निगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, यानी कि मैं तुमको बता देता हूँ 2-3 चीजें कि अगर कोई चीज एसिड है, एसिडिक करेक्टर है किसी चीज का, तो उसका जो पीएच जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और बेसिक के करेक्टर में अपोजिट हो जाता है कि भाई बेसिक के करेक्टर के केस में जितना ज्यादा पीएच होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो एकदम डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक इनवर्स प्रोपोर्शनल है और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। और दैट इज डिपेंड कि भैया जो पीएच होता है ना उसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, पीएच नेगेटिव ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब नेगेटिव का मतलब भी क्या है, उल्टा, ठीक। तो H पॉजिटिव में यहाँ पे जो P है, P का मतलब होता है पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इस तरीके से। चलो इतना डिटेल में नहीं जाते, बस हमको अपने कॉन्सेप्ट समझने हैं। हम समझ गए कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है जब हम 7 से नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि जैसे ही हम 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 कप में जाएंगे तो उस कंडीशन में हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज और है जिसको ये समझना है आपको कि देखो जब भी तुम इधर इस साइड में तो ये कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस साइड, जब तक तुम यहां से लेकर यहां तक हो तो ये कहलाता है आपका वीक बेस, ठीक है। ऐसे ही जब तक तुम यहां पर अराउंड हो इन लोगों के बीच में तो यहां पे कहलाएगा आपका वीक एसिड, ठीक। हम ऐसा मान रहे हैं, मतलब कुछ अपने दिमाग को संतुष्ट करने के लिए, दैट इज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। बाकी तो कंपेयर के बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि भैया कोई स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ऐसे। ऑलराइट, वी गेट द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव। कह रहे हैं देखो यहाँ पे आपके पास कोई A है जिसका pH है 5, तो A का pH है 5, A है, pH दे रखा है इसका 5, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि देखो जी आपके पास है B जिसका pH है 7, तो B pH हो गया 7, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो आपके पास C है उसका pH है 13, तो यह रहा C और इसका pH हो गया 13, ठीक है। फिर बचा आपके पास D, तो D जो है उसका pH है 3, D जो है उसका pH है 3। तो इस तरीके से क्या अगर तुमने एक बार अरेंज कर लिया ना तो तुमको ये पता चल जाएगा कौन सी चीज किस तरह का करेक्टर शो करने वाली है। अब यहाँ पे बात करें 7 की तो हम जानते हैं सब, ये तो न्यूट्रल होगा, ठीक। अगर हम बात करें ये 13 पे आ रहा है, 13 मतलब यहाँ पर एक ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है, 7 से ज़्यादा है वो 13 है, तो बहुत ज़्यादा कॉर्नर की तरफ पहुंच गया, दैट्स वाई इसको हम मान लेंगे कि भाई साहब ये जो हो जाएगा यहाँ पर 13 की मतलब केस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात करें बी की, बी क्या है 5 वाला, तो 5 वाला तो मतलब बहुत 7 के करीब है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं ये क्या है, एक वीक एसिड है। ये 3 वाली कैटेगरी है, तो ये 5 से बहुत कम है, मतलब 7 से बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो थिंग्स आर क्लियर ना। व्हाट यू रियली नीड टू डू, कि इन्होंने बोला कि देखो तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इन्होंने बोला है कि भाई पहले ए देखो, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो अब हम ए बी सी के केस में वैसा ही लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो हमारा जो ए है, ए के बारे में हमने क्या देखा, ये हमारा ए जो आया है ये है वीक एसिड, ठीक है। फिर हम बात करें बी की, तो बी तो हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रल था। सी की बात करें तो सी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर डी की बात करें तो डी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाउ लेट्स चेक द कॉम्बिनेशन। पहला देखें, पहला वीक एसिड है तो यहाँ पे दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ऑप्शन तो गया, ठीक, ये ऑप्शन गया जहां भी गया हो, लेकिन गया क्योंकि पहला वाला जो दे रखा है उन्होंने ए को स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाया, दैट इज नॉट ट्रू। फिर यहाँ पे बोला है कि भाई ये वीक एसिड है, बहुत अच्छी बात है, ये बोला है वीक एसिड है, फिर से बोल दिया वीक एसिड है, यानी कि इन तीन में से देखना है। अब हम बी के लिए चेक करेंगे, बी जो था हमारा न्यूट्रल था, तो देखो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बात करेंगे कि सी वाला जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे दिया है वीक बेस, तो भाई ये सारा ऑप्शन गया। फिर यहाँ पे दिया है स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर भी दिया है स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब भी तुम दो ऑप्शन के साथ हो, वो तीसरा भी पता होना ही चाहिए। पर लास्ट वाला दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे दिया है वीक बेस, बेस तो ये था ही नहीं पहली बार, फिर दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब चीजों को ऊपर नीचे देखकर तुम ये समझ सकते हो कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन अपनी अप्रोच तक जा रहा है और आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं क्या हुआ क्या है। बहुत अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन ये भी आजकल ना जो क्वेश्चंस नॉर्मली आप देखोगे सीबीएसई में, तो वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देने लगे, यानी कि आपको चेक करना चाहते हैं कि जो केमिस्ट्री आप पढ़ के आए हो वो सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड नहीं है, आपको आगे फ्यूचर में भी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। दैट्स वाई यू कैन गेट सम काइंड ऑफ आइडिया कि भाई किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ओके, कहना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तुम्हारे पास जो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो हमने इस चीज को कई बार पढ़ा है, जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। आजकल तुम्हें इवन आई कैन से लाइक क्वेश्चंस आ रहे हैं टाइट्रेशन से भी, ठीक है, और टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई देखो जब तुम सीधा 10 से दूसरी क्लास में जाते हो तो टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहां पर एनसीईआरटी के अंदर कोई ऐसा सच इन्फॉर्मेशन दी नहीं है उसके बारे में, तो उनको नहीं पूछना चाहिए, बट स्टिल दे वांट्स कि भाई बच्चा थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक भी आए ना, मतलब जब तुम 10th का एग्जाम दे रहे हो तो कुछ तो तुमको पता हो कि भाई इस कॉन्सेप्ट का रियल मतलब क्या है, ठीक। तो उस तरीके से भी चीज़ों को समझना पड़ेगा, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे HCl लिया और फिर आपने रिएक्शन करवाई NaOH से, जैसे ही आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बन के आएगा NaCl और साथ में निकल जाएगा H2O, ठीक है। ये बना आपका सॉल्ट, पहली चीज कैसा सॉल्ट है ये, ऑफ कोर्स न्यूट्रल सॉल्ट होता है ये। अब बात करते हैं हम अगले की, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इस बार जो रिएक्शन हो रही है वो एक बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ, वो भी HCl यानी कि एसिड के साथ, ठीक है। रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ही तुम रिएक्शन करवाओगे यहाँ पे बन के आएगा MgCl2 और साथ में बनेगा H2 वाटर, ठीक है। इस तरीके से तुमको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी तुमने देखा कि एक तो सॉल्ट बन गया तुम्हारे पास, दूसरा तुम्हारे पास बन गया H2O, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगली इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। ये रहा CO2, ये रहा NaOH। जब तुम रिएक्शन करवाओगे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हम सब जानते हैं, और ये तुम्हारा जो होता है ये वीक
एसिडिक बिहेवियर दिखाती है कार्बन डाइऑक्साइड। When they both react, what you find out कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है Na2CO3 प्लस H2। ऑलराइट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को तुमको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया वगैरह नहीं है ना, दैट्स वाई थोड़ी रिएक्शन थोड़ी अलग हो जाती है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो। ठीक है, अब दोनों रिएक्ट करेंगे। नहीं, इसको 2 लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, हाँ ठीक है। ये गैस पास कराई जाती है, ये एक्वस होता है तुम्हारे पास, ये भी एक्वस ही होता है, और ये आ गया तुम्हारा लिक्विड। ठीक, ये यहाँ पर होगा एक्वस, ये तो एक्वस है ही, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये सॉलिड होता है वैसे, पानी में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व हो जाता है, तो ये भी एक्वस हो जाएगा। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये भी एक्वस है, ये लिक्विड है। ठीक है, और ये भी लिक्विड है। अब हमने क्या देखा कि भाई ये भी सॉल्ट था, ये भी सॉल्ट हो गया, और सभी के अंदर क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, तो इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। अब हम ऑप्शन खंगालते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सटीक बैठेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। फर्स्ट कह रहे हैं द सॉल्ट एंड द वाटर इज फॉर्म्ड, कि सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है इस रिएक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, ये सही है, लेकिन दूसरे भी देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। देखो ये सा वाला जो सॉल्ट है ना, इसके बारे में आप न्यूट्रल नहीं बोल सकते भाई साहब, ये जो है ये एक वीक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, क्यों वीक बेसिक सॉल्ट क्यों है? जब हमने उसको देखा था तो हमने बात की थी इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो वीक है। तो अब जो इसकी स्ट्रॉन्गनेस है वो कहीं तो दिखाई देगी, तो कहाँ पे दिखाई देती है, इस सॉल्ट में दिखाई देती है। तो ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट तो गलत ही हो गया। हाँ मैं बोल सकता हूँ ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, बट लास्ट वाला न्यूट्रल नहीं है, तो ये साला जो था गलत है। फिर कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। देखो किसी भी जगह हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं हुई है, किसी भी जगह, तो ये तो पहले से आउट ऑफ द लीग है। फिर कह रहे हैं एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। फिर कह रहे हैं एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होते हैं, नहीं होते भाई एसिडिक सॉल्ट फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी में आपको एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होते हुए नजर आए, नहीं आए, दैट्स वाई ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पैरा। सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, देन प्रोडक्ट विल बी देयर। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो एक्चुअली आप यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको ये भी पता करना है कि भाई सॉल्ट का नेचर कैसा है, वो एसिडिक है, बेसिक है, और किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बैलेंस करना पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से चीजें फॉर्म हो रही हैं, सारी चीजों की जानकारी तुमको पहले से होनी चाहिए, तभी तुम यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए तत्पर हो पाओगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अगर तुम करोगे मेहनत तो धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें किस तरीके से आती है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो 2-3 चीजें हैं उसके बारे में हमको बात करना बड़ा ही जरूरी है। चलो करके देखते हैं। कह रहे हैं कोई रिएक्शन है जो 2 एलिमेंट्स के बीच में हो रही है, एक तो ए है और दूसरा है बी। कह रहे हैं फॉर्म से कंपाउंड सी, और ये ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, ए और बी, और वो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं जिसको उन्होंने नाम दे दिया ये सी है कोई, चलो होगा कोई सी। अब इन्होंने बोला है कि जो ए है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड बी जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ए है वो तो लूज कर रहा है और बी गेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये पक्का यहाँ पे जो ए है वो तो मेटल है और बी जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, अब जब भी कोई ए कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लेकर आए और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो उस कंडीशन में हम ये सिंपली ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे भी देखो कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। पहली चीज कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कैटायन बन गया हमारा। ऐसी अगर कोई बी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और यहाँ पे बना ले बी निगेटिव, तो यहाँ पे क्या है ये एनायन, तो यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो दोनों चीजें आपने देख ली, एक कैटायन है एक एनायन है, और ये कैटायन और एनायन आपस में मिलेंगे और बना लेंगे AB, जो क्या होगा एक आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, कैसा कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज़ व्हेन द आयन कंबाइंस टू ईच अदर दे ऑलवेज फॉर्म ए प्रोडक्ट, और जो होता है किस तरह का होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब इतने 4-5 पॉइंट दिए हैं और आपको आयनिक कंपाउंड आना चाहिए और उसकी डेफिनेशन भी आना चाहिए, कैसे फॉर्म होता है ये भी आना चाहिए। उसके साथ उन्होंने पूछा है कि भाई तुमको ये भी बताना है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, दैट्स व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि भाई तुमको कितनी जरूरत है भाई पढ़ने की। ठीक है, तो अगर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बोला है ये बताओ कि इसमें से नॉट बी शोन बाय द कंपाउंड सी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड सी जो है वो शो नहीं कर सकता। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लियरली मेंशन है कि भाई ये जो है
वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। तो ये तो नॉट वाली कैटेगरी में आ नहीं रहा, तो ये तो शो करता है। उसके बाद इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी सॉल्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिर इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये टर्म्स जो है ये मुझको सस्पिशियस नहीं, बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, वीक। ठीक, एक चीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, यहां लिखता हूं मैं, एक चीज है जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक है जो निगेटिवली चार्ज है। ठीक, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर इनके बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो फिर कहां पर पाया जाएगा? कोवेलेंट में नहीं ना, तो ऑफ कोर्स तो यहाँ पे वीक वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रांग होता है तो ये सही होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है हमारे मुताबिक गलत है। अगला देख लेते हैं, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। बिल्कुल सही बात है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये भी पॉइंट सही है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जो आंसर होना चाहिए वो है सी वाला, जो कि इन्होंने पूछा है कि फिर रॉन्ग आंसर कौन सा है, इनकरेक्ट आंसर कौन सा है। व्हाट यू अंडरस्टैंड, इट इज द पॉइंट कि आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एटलीस्ट आपके पास पॉइंट क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, आपका जो टीचर है उसके साथ आपका अच्छा एक हेल्थ डिस्कशन हुआ हो, तभी तुम एक पॉइंट तक पहुंच पाओगे। और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद यू विल फाइंड आउट कि भाई किसकी वैल्यू कितनी है और किस पॉइंट को हमको कितना कंसिडर करना है। और ईच एंड एवरी पॉइंट यू नीड टू स्टडी क्लियरली, भाई ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोई एक टर्म होगा जो तुमको कुछ देर के लिए सोचने में मजबूर कर देगा। ठीक, तो एग्जाम को छोटा बड़ा ना समझें, उसको ये समझें कि आपको वो एग्जाम देना है, आपकी एज के मुताबिक ये बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत प्रैक्टिस वाला एग्जाम हो चुका है जो तुमको ध्यान देना है। ठीक, बस मेहनत करो, मेहनत के बाद जब तुम मेहनत करते हो तो ऑफकोर्स तुमको उसका रिजल्ट भी मिलता है, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स। पहली चीज मोल्टन क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं, metals are obtained by electrolysis। ठीक है, तो तुमको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि हाईली रिएक्टिव मेटल होनी ही चाहिए, तभी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू निकल पाएगी। जैसे हम बात करें पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स हैं जो जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू निकाली जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें Fe, ये इससे पहले आता है जिंक। ठीक है, ये जो मेटल्स आ गए ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, फिर कॉपर, फिर Ag, फिर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा Au और फिर यहाँ पर आएगा तुम्हारा Hg। ठीक है, नहीं पहले इससे Hg यहाँ पर आता है, Ag और फिर यहाँ पर आ जाएगा Au, फिर लास्ट में प्लेटिनम होता है, लेकिन कोई बात उसकी करने की जरूरत है नहीं। ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव, ये होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। ये जो होती हैं ये होती हैं ओनली बाय हीटिंग। ठीक, तो जनरली अगर इनका और होगा भी तो सिर्फ हीट करने से काम हो जाएगा। और ये सी वाली जो है, अगर इन सब की बात करें तो हम जिंक है, आयरन है या पीवी है, लेड है, तो ये होती हैं भाई सम टाइम रोस्टिंग। हम बात करेंगे रोस्टिंग कब होगी, और कैल्सिनेशन और यूजिंग बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट तुमको पता है क्या यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं कार्बन ब्लैक। ऑलराइट, तो अब तुमको याद रखना है कि भाई तुम्हारी पास अगर इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग और तुमने इसको ठीक से स्टडी किया है, देन यू विल फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे इन्होंने बोला है तो गोल्ड और सिल्वर, तो हमको पता है भाई ये इसमें आता ही नहीं है, ये तो सिर्फ हीटिंग वाले में आता है, तो ये तो आउट ऑफ द लीक हो गया। ठीक है, फिर है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस में, इसको रखो अभी। फिर है एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, देखो कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। एल्यूमिनियम तो है सच में,
लेकिन सिल्वर यहाँ पे नहीं आता ना, सिल्वर तो नीचे आता है, तो भाई साहब ये भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। फिर बोल रहे हैं सोडियम और आयरन, ये बढ़िया था मतलब। तो एक तो सोडियम लिया यहाँ से और आयरन ले लिया यहाँ से, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो तुमको याद रखना है कि तुम्हारा आंसर है ये सा वाला, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। गॉट इट? हाँ बिल्कुल सिंपल है। ठीक, इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आने वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो तुमको जो भी तुम पॉइंट लिख रहे हो, जो भी तुम पॉइंट पढ़ रहे हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तुम उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ध्यान दो। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। कोई ऑप्शन है इसमें जो तुमको याद रखना है कि उसके अंदर करेक्टली शो किया गया है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, हम लिखते हैं 282। ठीक है, यानी कि ये जो है ये तो इनर सेल हो गई, तो ये क्या है, ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट शेल है ये। अब इसमें होगा क्या कि ये अपने बाहर वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको लूज कर सकता है, और लूज करेगा तो ये बना लेगा भाई Mg2 पॉजिटिव, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन इसे निकाल दिए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, ऑफ कोर्स जो भी नॉन मेटल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन क्लियरली दिखाया कि भाई कोई ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का क्या होता है 2 6, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन आएगी और बोलेगी भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन हमका दे दे। तो उसने ठाकुर जी ने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और हम देखेंगे कि यहाँ पे बन के आ जाएगा तो नेगेटिव। यानी कि हमने अगर इसको देखा ध्यान से तो वी कम टू नो कि भाई जो Mg है हमारा, उसके पास सिर्फ 2 हाथ थे, और जो हमारी ऑक्सीजन थी उसको यहाँ पे चाहिए थे 2 हाथ। ठीक है, गब्बर सिंह, और ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसके बाद क्या होता होगा कि भाई Mg के ऊपर आता होगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारी ऑक्सीजन है, यानी कि जो हमारा गब्बर सिंह है यहाँ पर, ठीक, उसके ऊपर आता होगा 2 नेगेटिव, और दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, यही सी ऑप्शन को फाइंड आउट करना है तुम्हें। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज। मैग्नीशियम पे एक चार्ज स्टेबल है ही नहीं, तो इसको बात करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं कि इसने दिया है और यहाँ पे दिखाई है 2 ऑक्सीजन। देखो 2 ऑक्सीजन, अभी 2 ऑक्सीजन को अलग अलग थोड़ी ना देगा वो। ठीक, तो उस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। साथ में उन्होंने दिखा दिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से इन्होंने दिखा रखे हैं 7, और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो इसको दे रहा है वो। ठीक, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ Mg के 2 एटम आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देख लो आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इसने दिए, इसको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, और रेस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सा इसका एक अच्छा सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से आप पढ़ लो या पढ़ने की कोशिश कर लो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। दैट्स इट। अब सीबीएसई के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस अब स्टेटमेंट के भी आने लगे। ठीक है, तो रेडी रहो भाई कि अब किस बार कुछ नया तुमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में बात करें तो इसमें हम असर्शन रीजन की बात करेंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे जैसे जनरली एमसीक्यूज में होते हैं। एक असर्शन होगा, बोलेंगे भाई ये असर्शन है, ये रीजन है, और दोनों के दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ऐसी बोथ अगर असर्शन की बात करें तो असर्शन के अंदर तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट वर्ड आ जाता है कि भाई रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखना है कि ए जो है ट्रू है, बट जो आर है वो फॉल्स है, और ए जो है फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। दैट इज। अब बेसिक चीज क्या है कि देखो, जब भी तुम कोई भी एग्जाम दो, स्पेशली उस एग्जाम में तुमको ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं प्लीज रीड देम विद द माइंड फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर तुमने वो ऑप्शन नहीं पढ़े, ठीक, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक कि जो भी असर्शन रीजन का ऑप्शन होते हैं वो हर एग्जाम में चेंज कर देते हैं। ठीक, मे बी पॉसिबल इसमें ना करें क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल का एग्जाम है अगर अभी से सोचा जाए, लेकिन स्टिल यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि भाई इट कुड बी। मैंने बहुत सारे एग्जाम देखे हैं और उन एग्जाम में अक्सर ऑप्शंस को बड़े अच्छे तरीके से बदल दिया जाता है। अब तुमको यहाँ देखना है। अब बात करते हैं हम असर्शन की। कह रहे हैं भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो
एंडोथर्मिक होती हैं, इनका मतलब है कि भाई जनरली एंडोथर्मिक होती हैं। थर्मिक होती हैं, जनरल वाली बात है। मतलब बेसिकली अगर कोई बात करे कि भाई किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, तो ऑफकोर्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, जैसे तुमने बात की थी अभी थर्मल की बात की हमने, तो उसमें भी क्या करते थे, हम हीट सप्लाई करते थे। हम इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करते थे तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ सप्लाई करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम फोटोलाइटिक की बात करते थे तो फोटोलाइटिक भी डिकम्पोजिशन के अंदर क्या था, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, तभी क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता था, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती। तो इस तरीके से ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, मतलब उन्होंने बोला कि जनरली सारी की सारी रिएक्शन जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है कि जिसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। फिर बोल रहे हैं रीजन। रीजन में बोला है कि भाई डिकम्पोजिशन जो होता है ना ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर को हम फेंक देते हैं उसके बाद वो क्या होता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके केस में क्या है, तुमको समझना पड़ेगा कि वो रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। अब इसका सबसे बेटर एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहीं पर ऐसी जगह जाओ जहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट को फेंका जाता हो, अगर वहां पे जाड़ा भी हुआ, ठीक, सर्दी भी हो ना, तो आपको वहां पे एक अलग ही हीट महसूस होगी। अब मतलब बदबूदार हीट होगी वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि वहां पे थोड़ी गर्मी होती है एज कम्पेयर टू उन इलाकों के जहां पे ज्यादा क्लीनलीनेस रहती है, यानी कि जो क्लीन जगह होती है वहां पर इतना नहीं होता। तो दैट इज व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। अब बेसिकली इस वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन है वो कैसी है, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से, बट स्टिल इट इज डिकम्पोजिशन। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो इसका गया, दूसरा ऑप्शन की बात हम बात करेंगे, सी तो है नहीं और डी भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला। तो याद आपको रखना है कि भैया एजर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ओके, इन क्वेश्चंस को समझना है, अच्छे से प्रोसेस करना है, दिमाग यूज करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, और जब आप अपने आप को रिलैक्स रखोगे देन यू विल फाइंड द आंसर। और आंसर पता करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज विदाउट आंसर को पता करे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक। और वो चीज आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपका प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी विदाउट नो क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं इस वाली प्रोसेस की। यहाँ पे दिया उन्होंने भाई जिंक ग्रेन्यूल्स है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं द स्टूडेंट परफॉर्म्ड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द स्कूल लैबोरेटरी। चलो ठीक है, कर लिया। आप जब देखोगे ना तो सबसे पहला जो चैप्टर है ना उसके ऊपर ये ऊपर चैप्टर के नाम के साथ ही दिया गया है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, करेक्ट। तो सिंपली तुमको बस इतना काम करना है कि कोई काम नहीं करना, बस इस पिक्चर को देखना है और अंदाजा लगा लेना है कि ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मेटल विद एसिड रिएक्शन होती है, बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड जब भी ये रिएक्शन होगी साथ में निकलेगी हीट। लाइट के चक्कर में मत पड़ना प्लीज, ओके। हीट ही निकलती है, मतलब और कर भी कह सकते हो तुम इससे ज्यादा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मेटल जो है वो है जिंक, और सल्फ्यूरिक एसिड दिया है जो होता है H2SO4। कैसा लेना है, डाइल्यूट, हाँ एसिड, कॉन्सेंट्रेट ये इस्तेमाल करना, तुम ऐसे मत करना, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट्स व्हाई हमेशा केमिस्ट्री लैब के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर वहां पे सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि भाई ये कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है बच्चों के लिए, तो वो हमेशा डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, और वो बहुत जरूरी भी है। एसिड बहुत खतरनाक चीज है वैसे भी। तो जिंक और SO4 की रिएक्शन होती है और बन के आता है जिंक सल्फेट, ठीक है। ये कलरलेस होता है वैसे भी, कलरलेस, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और यहाँ पे निकलेगी हीट, ठीक है। इसको और हम स्टडी करते हैं अंडर द प्रोसेस लाइक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन, बहुत अच्छी बात है, करते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटल हो गई, ये हमारे पास डाइल्यूट एसिड हो गया, यहाँ पे हमको कलरलेस मिल गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये सॉलिड है भी हमेशा की तरह, ये एक्वस है, ये जो होता है ये भी एक्वस ही होता है, और ये होती है तुम्हारी गैस। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुमको यहाँ पे कौन कौन से, जो भी ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जर्वेशन बताएं, सबसे पहले तो दो ऑब्जर्वेशन, जस्टिफाई दैट द दीज एक्सपेरिमेंट
ए केमिकल चेंज हैज टेक प्लेस, कि भाई कौन कौन से दो ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके थ्रू तुम ये जस्टिफाई कर सकते हो कि ये केमिकल चेंज था और उस केमिकल चेंज के बेसिस पर आप इस चीज को डिफाइन कर पाओगे। ऑलराइट, तो पहली चीज जो तुम इस इक्वेशन में देख पा रहे हो वो है ये, ठीक है, गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। गॉट इट। दूसरी चीज क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जब हीट निकलती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सी वाली कैटेगरी में पहुंच गई? ऑफ कोर्स ये जो है केमिकल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। ये दोनों ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो बड़ी आसानी से, बड़े सिंपली। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पिक्टोरियल टाइप के क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा आने लगे। तो जो भी पिक्चर तुम अपनी एनसीईआरटी में देख रहे हो, एकदम कॉन्शियस रहना कि वहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो वैसे बहुत ज्यादा कम पिक्चर्स हैं, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होने वाले हैं। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इसमें मेरे ख्याल से ये 2 मार्क्स के लिए होगा, ये 1 मार्क्स के लिए होगा, और ये स्टेप मार्क ही मिलती है। Can displacement reactions also play a key role in extracting metal in the middle of the reactivity series? Middle of the reactivity series यानी कि ये बात कर रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जिंक की, आयरन की और पीवी की, जनरली इन 3 की तो हम बात करते ही हैं। कह रहे हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट विद द 2 एग्जांपल्स, और इसको आप जस्टिफाई कर दो अपने 2 एग्जांपल लेने के बाद। ठीक है, कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही क्या है वैसे भी। तो जैसे सपोज करें, अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो हम अगर बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, अगर यहाँ पे मैं कार्बन लेता हूँ तो कार्बन के साथ में इसको हीट कराता हूँ तो यहाँ पे बन के आता है जिंक और साथ में निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, एंड अनदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आता है PbO। ठीक है, PbO के साथ अगर हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे Pb और साथ में मिलता है CO2। ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 टाइम Pb और CO2। ये दोनों के दोनों क्या है? एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मिडिल की बात की है इन्होंने, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और बात करें तो देखो तुमको याद होगा एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते थे किसके साथ? Fe2O3 के साथ, तो बन के आता था Al2O3 और आपको मोल्टेट मिलता था 2Fe। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? और बहुत सारी हीट निकलती थी। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ थर्माइट रिएक्शन की। इन सच अ वे यू विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर देखो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला भाई इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करा दो, किसी चीज का इस्तेमाल कर लो और इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करा दो। नहीं, वो दे आर आस्किंग कि भैया ये बताओ कि तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन XYZ तुम सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर तुमने टॉपिक पढ़ा है तो उस चीज को जस्टिफाई करो गिविंग द स्टेटमेंट ऑफ एग्जांपल्स। और एक एग्जांपल नहीं, 2 एग्जांपल भाई सब, कि एक क्वेश्चन तुमको इस पे दे देंगे और एक आंसर इस पे दे देंगे, या फिर इनमें से अगर तुमने ये नहीं लिखा तो इस पे दे देंगे। बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सट्रैक्शन में ये यूज होती है, लेकिन थर्माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं हम क्रोमियम के साथ भी और मैग्नीज के साथ भी। ये दोनों ही दिए गए हैं तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो प्लीज दोनों नहीं तो ये तो दिया ही है। ठीक है, ये सवाल जो होता है ये इसको 12th में पढ़ाते थे पहले, कभी आज से हजारों साल पहले, मतलब जब से कोरोना लगा है उससे पहले। Why can metal high up in the reactivity series not be obtained by the reduction of their oxide by carbon? हाँ जी, कि भाई ये बताएं, जैसे आपने यहाँ पे भी कार्बन यूज किया, यहाँ पे भी कार्बन यूज किया, बट स्टिल देयर इज क्वेश्चन कि भाई ये बताएं कि आपके पास जो हाई अप माने मेटल जो ऊपर होती है, जैसे लेट्स से हम बात कर लेते हैं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो इनसे क्यों हम कार्बन यूज करके क्यों नहीं कर सकते? ठीक, तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट हैं जिसको आप समझ लें तो बेटर है। ठीक, नहीं समझेंगे तब भी बेटर ही है वैसे तो, लेकिन चलो फिर भी समझ लो। ठीक, क्या ही जा रहा है कहने में। लेट्स से
कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो पहला केस जो होता है उसको हम तवज्जो देते हैं, वो है एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत मैटर करता है। एफिनिटी क्या बोलती है कि देखो भाई, जो कार्बन की एफिनिटी है टुवर्ड द ऑक्सीजन, और ये सी वाली जो मेटल आपके पास दी रखी है उसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड द ऑक्सीजन, बोथ आर सिंपली डिफरेंट। ठीक, ये जो मेटल्स हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड और मोर रिएक्टिव टुवर्ड द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्शन करना चाहती हैं एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन की कंपेयर में। दूसरा जो पॉइंट है वो ये सा वाला है, वो है रिड्यूसिंग पावर या फिर रिड्यूसिंग नेचर। ठीक, तो ये जो मेटल है ना, ये सी वाली मेटल्स, ये सारी की सारी, ये आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, कैसे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट्स वाई ये रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते होंगे ना, तो ये कार्बन जो है इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर इटसेल्फ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये उल्टा कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कार्बन जाके इनको रिड्यूस करते हैं। तो दैट इज द पॉइंट दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर। यहाँ पे जो मेन पॉइंट आया है वो यही है कि भाई एक तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करनी है और दूसरी एफिनिटी की बात करनी है, और एफिनिटी इज ए लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो तुम मेनली बात करोगे तो ये बोलोगे कि भाई जो हायर अप मेटल्स होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे आर more strong reducing agent as compared to carbon, so that's why carbon cannot be used to like obtain or extract from their ore or from their oxide। ठीक है, इस तरीके से तुम पॉइंट को आंसर कर सकते हो। कर नहीं सकते हो मतलब यही लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही क्या है तुम्हारे पास, सीधी सी बात है। ओके, नाउ अगेन with the help of activity explain the conditions under which iron articles get rusted। ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो जब तुम बात करते थे मेटल एंड नॉन मेटल की, ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर जो है उसमें सबसे लास्ट में जो टॉपिक है वो यही है, क्रोजन। ठीक, और क्रोजन में एक एक्टिविटी दी है उन्होंने, ठीक, मेरी फेवरेट एक्टिविटी है वो। ठीक, उसमें क्या कहते हैं भाई, 3 टेस्ट ट्यूब ले लो आप सबसे पहले, चलो ले ली, और इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने पहली टेस्ट ट्यूब में बोला कि भाई देखो इसके अंदर तीनों को बंद करना है, मतलब पहले बंद नहीं करना, लास्ट में बंद करना है, लेकिन मैं अभी बंद करके दिखा देता हूँ बस। ठीक है, पहले में पानी भर देना है और इसमें एक नील डाल देनी है, आयरन नील। दूसरे में क्या करना है, दूसरे के अंदर तुमको कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर क्या करना है, आपको एक नील डाल देनी है। ओके, और इसमें पानी भरना है और ऊपर से भर देना है ऑयल, ये। ठीक है, तीसरे में क्या करना है, तीसरे में आपको सिर्फ एक नील डालनी है, ठीक, और नीचे पाउडर भर देना है कैल्शियम क्लोराइड का। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, वाटर फ्रॉम एयर। अब तुमने 3 कंडीशन बनाई, इस वाली कंडीशन के अंदर तुम्हारे पास एयर भी है और वाटर भी है, दोनों चीजें आ गई। इस वाली कंडीशन में सिर्फ तुम्हारे पास वाटर है बट एयर नहीं है, और ये पानी जो लेते हैं ना, याद रखना बॉइल वाटर होता है, बॉइल वाटर, क्योंकि जब हम पानी को बॉइल कर लेते हैं ना तो उससे सारी की सारी ऑक्सीजन और जो दूसरी गैसेज हैं वो सब की सब निकल जाती है। ठीक, तो बात करेंगे 12th की जब बात होती होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी नहीं है, बस एयर है, और एयर का जो मॉइस्चर है वो भी क्या है, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्राई है। अब कंडीशन क्या है वो तुमको ध्यान देनी है, इस ABC जो कुछ भी तुम नाम देना चाहो इसको, अच्छा बुरा भला, ठीक, जो भी नाम है, तो ये A, ये B और ये C, इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर यू विल फाइंड आउट कि भाई देखो ये सी वाली जो है यहाँ पे क्रोजन ही नहीं होता, नो रस्टिंग। ठीक है, अब तुम बोलते हो कि अच्छा सर इसमें क्या होगा, तो इसमें भी नो रस्टिंग, और इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे तुमको रस्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ से पॉइंट आउट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली ये बात समझ सकते हैं कि भाई देखो रस्टिंग के लिए आपको एयर भी चाहिए है और वाटर भी चाहिए है। अब वाटर या तो मॉइस्चर की फॉर्म में हो, ठीक है, जो एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है ना, थोड़ा ऑक्सीजन का मतलब वाटर का कंटेंट, दैट इज, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वाटर और एयर होनी चाहिए, जहां पे आप इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को भी हटा देते हो। ठीक,
वहां पे तुमको क्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। तो दीज आर कंडीशन और दीज वर्ड जो एक्टिविटी, तो तुम इस एक्टिविटी के बेस पे इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अप्रोचेबल आंसर बनाओ, अप्रोचेबल एक्टिविटी को पढ़ो, जो भी एक्टिविटीज है वहां से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं डट के, तो तुमको डट के पढ़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। नो लाइफ लाइन और नथिंग लाइक दैट। ठीक, तो अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भाई पढ़ो, बेटर तरीके से पढ़ो, और क्वेश्चंस अच्छे बन रहे हैं, दैट्स वाई तुमको ये समझना पड़ेगा कि आपको भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर आए ही तो अगला क्वेश्चन है 2 के अंदर पहला वाला, कैन आई नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। तो जो भी रिएक्टिविटी में टॉप पर हो, जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, ये वायलेंटली रिएक्ट करेंगे इसके साथ कोल्ड वाटर के साथ। लिस्ट any 3 observation which student note when these metals are dropped in a beaker containing water। यानी कि 3 एक्टिविटीज बताओ, तीन कोई भी ऑब्जर्वेशन बताओ जब आप इस मेटल को, कोल्ड वाटर है, आप ड्रॉप करते हो तो क्या होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, कोई भी 3 ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन जो तुमको याद रखनी है वो है, जो तुमको सिंपली देखने को मिलेगी, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीजेस। दूसरी है ब्लास्ट, जो तुम देखोगे, ठीक, एकदम एक्सप्लोसिव सा होता है, बम जैसी आवाज आती है। ठीक, और तीसरी चीज है, ठीक, वो तुम देखोगे कि जो लास्ट में जो वाटर बचता है वो क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, एकदम लाइक ए सोपी फीलिंग वाला होता है ना, सोपी फीलिंग, ऐसा पानी के अंदर तुमको छूने पे महसूस होगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो तुमको पता चलनी चाहिए। अब जो ब्लास्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या मेटल की वजह से होता है? नहीं यार, वो इस वजह से नहीं होता। ब्लास्ट जो होता है जनरली जब ये सोडियम मेटल जब तुम वाटर के अंदर डालते हो तो सबसे पहले ये आती है कांटेक्ट में और बनाती है सोडियम ऑक्साइड, और साथ में निकलती है ये हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये इतनी हीट प्रोड्यूस होती है साथ में कि ये सोडियम जो हाइड्रोजन गैस है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है। यानी कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और ये रिएक्शन करती है तो फॉर्मेशन करती है H2O का, वाटर का, और साथ में जो हीट निकलती है वो बहुत ज्यादा साउंड के साथ निकलती है, यानी कि एकदम एक्सप्लोसिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म भी होंगी ना, वो 2-3 बढ़ जाती है, जैसे हीट भी होगी, साथ में आपको लाइट भी नजर आएगी, और साथ में आपको साउंड भी नजर आएगी। मतलब साउंड नजर नहीं आएगी, मतलब मान लो आप साउंड होगी, मतलब कुल मिला के इतना मान लो, ठीक, तो साउंड भी होगी। तो 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको जनरली देखने को मिलती है। तो एक आवाज हो गई या वॉइस हो गई या साउंड हो गई, व्हाटएवर, यानी कि तुम उसको भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो पॉप साउंड आ रही है यहाँ पे, पॉप साउंड, ये पॉप साउंड टेस्ट ही है। ठीक, इसकी वजह से तुमको वो एक्सप्लोसिव नेचर दिखाई देता है। ओके, तो हमको यहाँ मिल गया, हमने इसको एक्टिविटी कर दी, इसकी ऑब्जर्वेशन का आंसर दे दिए, 3 ऑब्जर्वेशन हो गई। बस ये 3 भी लिख दोगे ना तो ऑफ कोर्स तुमको मार्क्स देने से कौन सा टीचर भाग रहा है। टीचर हमेशा कोशिश करता है कि वो बच्चे को अच्छे मार्क्स दे, पर तुम्हारा आंसर भी ऐसे ही होना चाहिए। मतलब किसी से एहसान क्या लेना, अपनी तरफ से इतनी तैयारी करके जाओ कि तुमको लगे कि हाँ तुमने कुछ किया है। अब बात करते हैं कि भाई राइट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व, गैस जो भी इवॉल्व हो रही है उसके लिए टेस्ट लिखो। तो ऑफकोर्स ये पॉप साउंड टेस्ट हो गया। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद वाटर, यानी कि जब ये मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ तब, ठीक है, उस दौरान उससे जो गैस निकली थी उस गैस के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो ऑफकोर्स ये टेस्ट होता है। हाँ, टेस्ट करने के लिए कभी कोशिश मत करना कि तुम हाइड्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट करने की या टेस्ट ट्यूब में लेने की कोशिश करो, ये खुद ही कर लेगा जो कुछ भी होगा। और साउंड जो आ रही है ना तुमको, वो वही है पॉप साउंड टेस्ट वाला, यानी कि हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है वही है। ठीक है, तो कोई ज्यादा इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, मतलब बन जाइए, अभी टाइम लगेगा, बट स्टिल दिमाग यूज करके। ओके, कह रहे हैं भाई देखो अब तुम आ चुके हो कार्बन की दुनिया में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स, तो तुम्हारी बॉडी के जितने भी कार्बन है वो सारे यहाँ पे डिले होने वाले हैं। नहीं होंगे, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो। ठीक है, तो ड्रॉ इनटू 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स।
आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हम बात कर चुके हैं ना आइसोमर के बारे में, चलो फिर भी बात कर लेते हैं आइसोमर्स। तो आइसो का मतलब होता है सिमिलर या सेम, जो वॉट एवर यू थिंक, और मर का मतलब होता है यूनिट, और यूनिट बोलते हैं फॉर्मूला को, बस ऐसा सोच लो आप। तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोमर बोलते हैं, यानी कि एक ही फॉर्मूले की डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होंगे वो आइसोमर कहलाएंगे। इसमें उन्होंने बोला कि देखो भी तुम्हारे पास ब्यूटीन है, ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है C4H8, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बोले भाई इस ब्यूटीन के 2 आइसोमर बना दो, ठीक है बना देते हैं। तो पहला सबसे पहले तुमको सिंपल याद रखना है कि सिंपल वाला बनाना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। उसके बाद ये एक आइसोमर बन गया, इसका नाम क्या है, देखो नाम भी तुम्ही को लिखना है, कोई दूसरा नहीं आएगा, तो इसका नाम है ब्यूट, ठीक, ब्यूट, और यहाँ पे टी ब्यूटीन, और इसको एन ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा तुम ये बना सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, इसमें भी सिमिलर ही है, अगर आप काउंट करोगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम भी हो जाएगा एन ब्यूट, और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 2 इन, ठीक है। 2 किस लिए यूज किया है, देखो भाई 1 2, यानी कि तुम्हारे जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पे है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप ये यूज करोगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे 1 था, तो ये 1 होने की वजह से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप अगर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन, मतलब कोई आके तुमको मना नहीं करेगा कि नहीं यार तुमको ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, मतलब याद रखना है कि भाई कोई यही सेंस समझेगा कि हाँ कोई 1 पोजीशन पे होगा, दैट्स व्हाई उसने 1 लगाना छोड़ दिया। एक और बचा है, मतलब इन्होंने 2 पूछे थे, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि भाई एक और लिख सकते हो तुम, क्योंकि तुमको अगर ज्यादा ही अच्छा लग रहा है कुछ, तो आप ये लिख सकते हो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे काउंट कर लो 1 2, तो देखो 2 पर ही ब्रांच है, तो मेथाइल, ये 3 वाला है, ठीक है, 2 मेथाइल, और फिर 3 कार्बन है मेन चेन में, तो प्रोप 1 इन, तीसरा वाला ये। तो इस तरीके तुमको 3 मॉलिक्यूल मिल गए, और तीनों मॉलिक्यूल के बेसिस पर तुमको अपने आंसर को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो पहली स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर और तीसरी स्ट्रक्चर, नाम इंपॉर्टेंट है, तो तुमको इंपॉर्टेंट है तो भैया करना ही पड़ेगा। अब फिर ये नोमेनक्लेचर से आया है, क्या है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, देखिए ये 1 ये 2 और ये 3, और ये है क्लोरीन, क्योंकि ब्रांचिंग जिधर से क्लोरीन होगी या जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा, तो जिधर से ये करीब होगा वहीं से तुमको काउंट करनी है। तो यहाँ पे 3 हो गए, तो आपको पहले सबसे लिखना पड़ेगा कि पहले वाले कार्बन पे जुड़ा है उसको बोलते हैं हम क्लोरो, फिर लिख देंगे हम प्रोपेन, ये इसका नाम है। यहाँ पर आ जाओ, इस वाले को फाइंड आउट करना है कि भाई ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई बताएं, एल्डिहाइड नहीं है, अच्छा एल्डिहाइड नहीं है, तो फिर क्या है, ये है कीटोन, ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों में कार्बन जुड़े, अगर एक साइड में सिर्फ हाइड्रोजन होता तो हम एल्डिहाइड बोलते, तो ये हमारे पास कीटोन। कीटोन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लास्ट में हमको ऑन यूज करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 तो कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटन, फिर दूसरे नंबर पे जुड़ा है हमारा कीटोन ग्रुप, तो हम लिख देंगे ऑन, ब्यूटू ऑन, या फिर इसी को लिखते तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉन, ठीक, ये दोनों ही नाम करेक्ट हैं और दोनों ही IUPAC नाम है, तो इस वजह से तुम इस नतीजे पे पहुंचे हो कि इनका दोनों का नाम तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। याद रखना, यहाँ पे इन्होंने बोला है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, रिमेंबर कभी भी कॉमन नाम मत लिखना, CBSE चाहता है तुमसे कि तुम IUPAC नाम ही लिखो, और वो खुद तुमसे पूछ लेंगे कॉमन नाम में, ठीक है, अरे उनके पास भाई पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, तो तुमको याद रखना है। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम पहुंच गए, कह रहे हैं राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ओके यही होगा, मेंशन 1 एसेंशियल कंडीशन ईच फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस, यानी कि जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही हैं
उसकी पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखो, फिर ये भी बताओ कि भाई एसेंशियल कंडीशन क्या है। तो चलो जी, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है वैसे भी, बट तुमको समझना पड़ेगा। यहां पे लिख रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और यहां पे लिख रहे हैं हम एसेंशियल कंडीशन। ऑलराइट, इस तरीके से तुमको इसकी ऑपरेट करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं एथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब एथेनॉल कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाता है तो क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ऑक्सीडेशन वो भी कंप्लीट, ठीक। तो यानी कि एडिशन होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। तो CH3 CH2 और ये आ गया OH, इसको बोलते हैं भाई एथेनॉल। जब इसकी रिएक्शन होती है, राइट, किसके साथ हो रही है, यहां पे हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। किस किस के साथ होगा, या तो तुम्हारे पास हो एल्कलाइन K2 KMnO4, साथ में तुमको हीट भी करना है तो हीटिंग इज कंपलसरी, और या फिर हो एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो बनेगा कौन, CH3COOH, यानी कि ये होगा आपका एथेनोइक एसिड, ये प्रोडक्ट बन के आएगा। अब तुमको याद कर रखना है कि ये सी वाली जो ऑक्सीजन है ना, इसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और इसकी जगह पर आके एक मतलब जो कार्बन है उसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और उसके पास आकर क्या देखोगे आप कि दोनों के दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक। इसे बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, जा रहे हैं, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर एसिडिक एसिड बन गया, और ये एसिडिक एसिड जो होता है ये वही है जिसका 5 to 8% अगर हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं विनेगर। पहली कंडीशन तो ये आ गई तुम्हारी, जो तुम कंप्लीटली क्वालिफाई कर चुके हो, बड़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि भाई अगर तुम प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, ठीक है, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। तो देखो प्रोपीन क्या होती है पहले ये समझो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोलाइसिस हम हाइड्रोजनेशन करवाना है तो इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा निकल। जैसे यहाँ पर अभी हम एसेंशियल कंडीशन की बात कर रहे थे ना, तो एसेंशियल कंडीशन इसकी ये है, आपको ये एसेंशियल कंडीशन होगी तभी इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, या तो निकल लेंगे या प्लेटिनम लेंगे या फिर प्लेडियम लेंगे, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है। अगर तुमको क्या करवाना हो, हाइड्रोजिनेशन करवाना हो तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एक तरीके से आप मान लो कि यहाँ पे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएं मतलब रिडक्शन करवा रहे हैं। अब ये जो चीज तुम्हारे पास अभी आई है इसमें से एक हाइड्रोजन ये गया और एक हाइड्रोजन ये गया और इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यू, तो ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ और ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 एक जुड़ गया इससे तो CH2 और एक यहाँ पर आ गया CH3, तो यहाँ पे जो बन के आया वो आया प्रोपेन। किससे बना है ये, प्रोपीन से। एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोर्स ये रही। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि भाई देखो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवानी है एथेनॉल से, मतलब ये भी आ गया भाई एस्टरिफिकेशन। जब ये पेपर अगर तुम सॉल्व कर लो तो लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि भाई इससे ज्यादा कोई क्या ही पूछ सकता है, ये बहुत ज्यादा लेंथी है यार, मतलब इतना लेंथी नहीं होना चाहिए पेपर को, बहुत ज्यादा लेंथी हो गया बच्चों के हिसाब से, बाकी तुम तो कर ही लोगे। तो एथेनोइक एसिड की हमने अभी बात की थी, उसका फॉर्मूला होता था CH3COH, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3CH2OH। कंडीशन क्या रहती है, तो कंडीशन रहती है एसेंशियल कंडीशन एसिडिक मीडियम, क्या होता है एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है।
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया एसेंशियल कंडीशन के केस में यही चीज आने की है जो तुमको समझना है। ओके, अब जब तुमने इसकी एसेंशियल कंडीशन को समझ लिया तो इसमें होगा क्या, होगा ये कि ये जो तुम्हारा एसिड है यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, कुछ इस तरीके से, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकलना है और बाकी सारी चीजें आपस में जुड़ जाएंगी। तो CH3 COO CH2 एसिड टर्न करके घुमा देना है इसको, CH3 + H2O, इसका नाम होता है एथाइल एथेनोएट, जो क्या है एक एस्टर है और इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक, तो इस चीज को भी तुम यहाँ से समझ सकते हो कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मली एग्जाम से पूछे जाते हैं, एंड दोज आर रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको किस तरीके से लोगे, किस तरीके से समझोगे। तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट कि आप इसके ऊपर किस तरीके से फोकस करने वाले हो। अब हम जो बात करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन इसका और में दे रखा है और ये बी पार्ट है इसका, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कार्बन कंपाउंड है X जो गुड सॉल्वेंट है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आए ना, मतलब कोई एक कंपाउंड है वगैरह वगैरह, तो ये बकवास के लिए एक ही चीज है कि आपके पास सिर्फ एक ही एक सॉल्वेंट दिया है पूरे सिलेबस के अंदर, और वो सॉल्वेंट है आपका ऑर्गेनिक की जब बात चलेगी तो वो है एथेनॉल। तो बात सोचने की जरूरत है ही नहीं, ज्यादा माथा पच्ची मत करना है इस केस में। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑन रिएक्शन विद सोडियम, जब ये सोडियम से रिएक्शन करता है, यानी कि ये X जो है तुम्हारा सोडियम से रिएक्शन करता है तो Y और Z बना लेता है। तो सीधी सी बात है, जो तुम्हारा एथेनॉल होता है ना वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड, और जो मेटल्स होती हैं ना वो जो होती हैं ये होती हैं आपकी बेस, यानी कि दे शो बेसिक नेचर। ठीक, तो अब सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3 CH2 और ये रहा मेरे पास आपका वीक एसिड, और मैं रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, जैसे रिएक्शन होगी तो मेरे पास बन के आएगा CH3 CH2 और ये आ गया मेरा ONA, और साथ में निकलेगी, देखो एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्शन करती है तो ऑफकोर्स तुमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। तो ये दो चीजें तुम्हारे पास बन के आ गई। ठीक है, यूं करके O2। ठीक, अब ये जो बना है, जो अगर मैं इसको Y मान लूं और इसको मान लेता हूं मैं लेस से Z, तो ये जो बना है मेरे पास ये है इसका सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि इसमें एथेनॉल का ग्रुप है तो दैट्स वाई इथॉक्साइड, तो ये होगा सोडियम इथॉक्साइड। ये कलर थोड़ा तेज हो रहा है ना, मतलब स्किन पे दिखाई नहीं दे रहा इतना क्लियर, मतलब ब्लर कर रहा है बस, ब्लर ब्लर ब्लर। ओके, तो इस तरीके से हमको ये दो चीजें मिल गई, यानी कि मेरे को Y भी मिल गया, मेरे को X पहले से पता था, और यहाँ पे भैया मेरे को Z भी मिल गया। तो मैंने XYZ को कर लिया। अब कह रहे हैं कि जो Z है ना, Z इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। ओहो, इतना भी हो सकता था ये। चलो, तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल समझने की बात क्या है, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, दे आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, इनमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है। ठीक, बाकी होती तो फैटी एसिड है, लेकिन फिर भी हम इसको हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है इसमें लंबी सारी, उसके अंदर क्या होती है, अनसेचुरेटेड होती है। और जब हम क्या कराएं, H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जो हमने अभी यहाँ पर बात की थी, ठीक है, और ये अनसेचुरेटेड ही कंपाउंड था, तो इन दैट कंडीशन ये बनाता है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी जिसका तुमने नाम सुना होगा वनस्पति घी। ठीक है, आजकल पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है ना कि हमारे देश में अल्टर्ड घी मिलता है। ठीक, अल्टर्ड घी भाई तुम प्योर खा कब रहे हो यार, तुम कैसे खा लोगे, मतलब तुम सोचो तो, सरकार तुमको प्योर खिलाएगी, तुम्हारा बदन मजबूत हो जाएगा, तुम लंबा जियोगे, फिर सवाल करने लगोगे, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको तो सवेरा निपटना है। ठीक, यही तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी नई जनरेशन आती रहे और पुरानी जनरेशन को सोचने का मौका ही ना मिले। ठीक, तो अब यहाँ पे आता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर रियली अनहेल्थियर फॉर द बॉडी। तो अगर तुम कोई भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खाते हो तो इसका मतलब तुम अपनी बॉडी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रहे हो। ठीक, तो तुमको इस चीज को ध्यान रखना है और इस चीज को समझना है, एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर कि भैया क्यों ये जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है। तो हर एक पोर्शन के अंदर, हर एक क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करने की पूरे तरीके से कोशिश की गई है। अब नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई तुम किस तरीके से उस चीज को समझते हो। अब
ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जिसमें एक्स की रिएक्शन आपने सोडियम के साथ कराई है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करो, मतलब ये इक्वेशन लिख के जस्टिफाई कर दो कि हाँ भाई देखो इसमें वाई बन रहा है, इसमें जेड बन रहा है। तुम्हारी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, तो इट इज रियली नॉट दैट मच हार्ड कि अगर तुम सोच रहे हो कि भैया हार्ड हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो हाँ ऑफ कोर्स तुम ऑलमोस्ट क्लोज ही हो इसके। अब बात कर लेते हैं इसी के अंदर दूसरा वाला जो है, कैन आई राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल, जब एथेनॉल के साथ ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बर्न इन ऑक्सीजन या फिर एयर। तो देखो याद क्या रखना है तुमको, ये तुम्हारे पास एथेनॉल हो है, ठीक है, इसको तुम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो। जब तुम ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो ऑफकोर्स किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमको मिलने वाली चीज जो है ना वो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, मतलब आप समझ लो कुल मिला के, ठीक। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 कार्बन थे तो यानी कि ये मॉलिक्यूल निकलेंगे, वो भी 2 निकलेंगे। हाइड्रोजन कितनी है, तो हाइड्रोजन है 3, 2 5 और 1 6, यानी कि 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3, तो 1 ऑक्सीजन ये है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 और 2 6, यानी कि कुल मिला के ये ऑक्सीजन आपकी स्टेबल होगी। तो इन्होंने मुझे अभी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन तुम्हारी ये रही, यहाँ पे लिख सकते हो बर्न, ऑलराइट। ये एनर्जी मिलती है, जो भी एनर्जी होती है, ठीक है, ऐसा सच कोई एनर्जी होती नहीं है, ठीक है, इतनी एनर्जी होती है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट में देखा है, नहीं तुम मत करना, छोड़ो भी, ठीक, मतलब फिर भी जला तो देती है अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो, इम्प्योर हो जाए तो, ठीक है, लेकिन मत करना, बाकी बहुत से लोग कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन में दिया है कि इज हीटेड एट 443 केल्विन इन एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो जब भी तुम एथेनॉल को लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसके साथ क्या कर रहे हो तुम, हीट कर रहे हो इसको 443 केल्विन पे, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की, ठीक है। तो तुम क्या फाइंड आउट करोगे कि यहां से ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक, और यहां पे फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन होगा, ये और यहां से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, और बन के क्या आता है हमारे पास, ऑफ कोर्स हमारे पास बन के आती है एथीन। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं, एथीन बनाते हैं व्हेन बी हीटेड एट 443 केल्विन, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। फिर बोला है कि रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तो वही वाली रिएक्शन है जो अभी हमने डिस्कस की थी ना, अभी तो की थी, अभी अभी बिल्कुल अभी, ठीक है, बिल्कुल अभी, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर इसके साथ हीट करवाएं तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स एथेनोइक एसिड बनेगा। तो ये इसी वाली इक्वेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, कंप्लीट वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, गॉट इट, ओके, बहुत अच्छी बात, और तेज सीख रहे हो तुम लोग, ओके। ये भैया है तुम्हारी केस स्टडी, फिर से मैंने सेम कलर ले लिया है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। कह रहे हैं सी वाटर होता है, उसके अंदर बहुत सारे मैनी सॉल्ट्स रहते हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, ऑफ कोर्स जो भी डिजॉल्व होंगे वो सब उसमें पाए जाएंगे। कॉमन सॉल्ट सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, और जो कॉमन सॉल्ट होता है, मैंने कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट ये है, कॉमन सॉल्ट मतलब सॉल्ट, इसी को बोलते हैं टेबल सॉल्ट, और इसी को बोल देते हैं ईडिएबल सॉल्ट, जो भी कुछ भी होता है एडिएबल, बस मतलब होता है एडिएबल सॉल्ट, इतना करेक्शन कौन करे। डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सी झील थी जो किसके ऊपर थी, लैंड के ऊपर थी, लैंड मास के ऊपर, अब वो धीरे धीरे क्या होती रही, ड्राई होती रही। अब ड्राई हुई तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारा का सारा पानी, जैसे अभी तुमने सुना होगा सेंट्रल एशिया में एक झील है जो बहुत बेहतर तरीके से
ड्राई हो गई है, और इतनी ड्राई हो गई है कि आप उसके ऊपर जाकर लेट के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो इजीली, मतलब इतनी ड्राई हो गई। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर फिर डिपोजिट होने लगते हैं सैंड पार्टिकल्स या मिट्टी वगैरह, और ये धीरे धीरे एक ऐसा कन्वर्ट हो जाती है जैसे नीचे कुछ था ही नहीं। अब क्या होगा, अब बहुत सालों के बाद ये पूरा का पूरा ड्राई उसके अंदर रॉक की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में रह जाएगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक, और ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ब्राउन का मतलब होता है, इसका रीजन होता है इसमें इम्प्योरिटीज, क्योंकि भाई देखो सब कुछ तो वहीं पे सॉलिडिफाई हुआ है ना, तो दैट्स वाई ये ब्राउन कलर का होता है, और दैट इज द रीजन कि इसमें इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, और इसको बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट। इसको माइन किया जाता है, जैसे कोल वगैरह निकालते हैं ना खदानों से, खोद खोद के इस तरीके से इसको माइन करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल ऑफ द डेली यूज, और इसी कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है बहुत सारे दूसरे केमिकल्स को बनाने में। अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से केमिकल्स हैं। वैसे केमिकल्स तो सारे इससे बनते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू शो दैट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द ब्राइन। ब्राइन का मतलब समझते हो आप, कॉन्सेंट्रेट NaCl सॉल्यूशन, इसको ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जिस प्रोसेस की ये बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अंडरस्टैंड? यस, इसका नाम क्या होता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है NaCl के साथ सोल्यूशन के अंदर, हम इसमें बात करेंगे होता क्या है। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर हम एक पूरे सेटअप का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाले, और उसके अंदर यूज करते हैं हम NaCl प्लस H2O, और इसका हमको कराना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। बन के क्या आता है, कास्टिक सोडा Cl2 और H2O। ठीक है, ये है कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्लोरीन गैस है जो हमेशा बनती है, किसके ऊपर बनेगी भाई, क्लोरीन गैस। और क्या तो जो हाइड्रोजन गैस है ये कहां पे बनेगी, तो देखो क्लोरीन जो बनती है वो बनती है हमेशा एनोड पर, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो होती है हमेशा कैथोड पर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक, जो कैथोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जब तुम 12th में या 11th में पढ़ते होगे, तो लेकिन उस टाइम तुमको याद रखना है कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो यहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं, एग्जैक्ट वही होते हैं जो जिनका हमने नाम लिया है। तो इस तरीके से तुम इस इक्वेशन को दिखा दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलना है भाई प्रोडक्ट क्या है, फिर बोलना है कि लिस्ट 2 uses of any one product obtained during the electrolysis। तो तुमको याद क्या रखना है भाई, 2 uses से क्या मतलब है, मतलब चलो देख लेते हैं फिर भी। NaOH अदर केमिकल्स के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, डिग्रीसिंग में इसका यूज किया जाता है, एज ए रिएजेंट इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। Cl2 की बात कर लो, चलो Cl2 वाटर प्यूरिफिकेशन में, HCl मैन्युफैक्चर में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, एक और भी कई चीज़ें हैं, मतलब आप PVC वगैरह उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो भाई हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं हम जनरली जैसे एज ए फ्यूल, बहुत यूज़ हो रहा है। तो ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह तुम नाम सुने होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ करते हैं हम HCl मैन्युफैक्चर में, अमोनिया मैन्युफैक्चर में, फर्टिलाइजर में। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, ऑप्शन है भाई, बहुत सारे ऑप्शन इसके अलावा भी जो तुमको पता हो तो तुम यूज़ कर सकते हो। तीनों को बता चुका हूँ मैं वैसे तो,
फिर कह रहे हैं कि ए है कोई, ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है जिसको उन्होंने नाम दिया है ए। देखो बेसिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। जैसे नाम आया फास्टर कुकिंग, तुमको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा की, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्ट्रांगली हीटेड टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड बी। जब भी हम इसको हीट करते हैं, यानी कि जैसे तुम इसको हीट करोगे ना, तो ये तुमको देगा यहाँ पर Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस देगा ये वाटर, ठीक है। ये तुमको हमेशा मिलेगा। तो यहाँ पे ये बन के आया है, इसको बोलते हैं सोडा एश, ठीक है। अब दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, और इसका यूज करते हैं हम, यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे? जो भी वाटर जो होता है ना, जिसे वो हम बोलते हैं कि भाई ये हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर, उसमें क्या रहते हैं? आयंस रहते हैं। कौन कौन से आयंस रहते हैं? एक तो कैल्शियम के आयंस रहते हैं और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं। और जब हम इसके अंदर इसे डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो ये क्या करता है? ये बना लेता है मिलके कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये दोनों क्या है? इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब इनके प्रेसिपिटेट होने से ये सेटल डाउन हो जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा? फर्दर रिएक्शन, मतलब फर्दर वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो उसकी परमानेंट हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना खास तौर से, ठीक। अब बात करते हैं, एंड ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ए इज हीटेड। तो देखो ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से क्या है, तुम्हारे पास क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं कि एक आध क्वेश्चन और रह गया है शायद। ऑलराइट, कैन आई डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द अबव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, अटैच्ड टू फॉर्म क्रिस्टल, क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये जो क्या बना रहे हैं यहाँ पर? क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। इसी वाटर को द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ए molecule of salt, molecule of crystalline salt is called water of crystallization. सिंपल, यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है और इसी की हम जनरली बात करते हैं। जैसे तुमको एक इक्वेशन जनरली देखने को मिलेगी, वो ये सी वाली है कि जब CuSO4 डॉट 5 टाइम H2, इसको बोलते हैं हम ग्रीन विट्रोल। नो, ये इट्स नॉट, इट्स अ ब्लू विट्रोल। ग्रीन विट्रोल अभी हम बात करेंगे। इसको जब हीट करोगे तो ये यहाँ पर था ब्लू और यहाँ पर ये हो जाता है कलरलेस, यानी कि एक तरीके से व्हाइट, और 5 टाइम H2 निकल जाएगा, ठीक। अब बात करें हम यहाँ पर ग्रीन विट्रोल की, ठीक। तो वो होता है आपका FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक। पोटाश एलम, जिप्सम और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। These are all the examples that you can understand कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। या अभी तक हमने जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन आने वाला है अभी तक, उससे रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन अभी तक समझ में ना आया हो तो एटलीस्ट एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैं देखता हूँ और कोशिश करेंगे कि उसका हम आंसर निकालें, क्या कुछ सुटेबल आंसर उसका हम दे पाए, ठीक है। अमेजोन पे मेरी एक बुक आने वाली है अभी, केमिस्ट्री वर्कबुक के नाम से, केमिस्ट्री वर्कबुक, ठीक, वॉल्यूम 2, ठीक। ये कंप्लीटली बेस्ड है क्लास 10th के लिए, क्लास 10th CBSE।
और ये केमिस्ट्री की है अभी, बाकी हम दूसरे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये तुमको इतना हेल्प जरूर कर देगी कि किसी भी तरह का क्वेश्चन जो अभी तक सीबीएसई ने पूछा है और जो आगे फ्यूचर में वो पूछने की कोशिश करेगी एनसीईआरटी से रिलेटेड, और उससे बाहर मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने कोशिश की है उसमें डालने की और उसको एक बेटर बुक बनाने की। ठीक, और इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो तुमको देखने को मिल जाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, और उसमें हिंट्स दे रखे हैं जिससे तुम्हारी हेल्प हो कि तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। जब तुम एक दो क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो उसके बाद आपको बिना हिंट्स वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। और क्वेश्चन वो सारे हैं जो बेसिकली एक इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर दें। ठीक, और एक बार जब तुम दिमाग यूज करने लगे तो उससे रिलेटेड जो जैसे या उससे कुछ अलग भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आते हैं, देन वो कहते नहीं कि किसी चीज को अगर हम स्टार्टिंग में जब धक्का देना शुरू करते हैं तो दैट टाइम द अमाउंट ऑफ फोर्स वी पुट और एफर्ट वी पुट वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बार अगर वो चीज मूव करने लगती है तो फिर वो लगातार चलती ही जाती है। तो वही काम तुम्हारे साथ होने का है, तुमको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा क्योंकि यही तुम्हारा काम है अभी के लिए। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, एंड रेस्ट वी टॉक अबाउट इट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। और मैं 2-3 पेपर और डालूंगा, अगर तुम इसे देख पा रहे हो और तुम्हारी समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेहनत से काम करो, ठीक, जिससे कि तुमको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक, देखो मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि मार्क्स ही सिर्फ एक ओनली चीज है, बस मार्क्स का मतलब ये होता है कि जब तुम अच्छा स्कोर करते हो ना तो तुम्हारे घर वालों को अच्छा लगता है। और हम सब कुछ कर किसके लिए रहे ना, मतलब घर वालों के लिए। तो परफेक्ट है कि भाई सब कुछ तो ऐसा करो कि तुमको भी अच्छा लगे, तुम्हारे घर वालों को भी अच्छा लगे, और देन फाइनली तुम एक बेटर काम कर पाओ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाय।